हाय बच्चा लोग, सोम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस। यस, आज दोस्त तेरे लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 सेकेंड लेक्चर इम्पोर्टेंट है। क्यों? अपने को बहुत सारा क्यूरियोसिटी था ना। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टोरी डिस्कस किया था कि टोलेमी ने क्या बोला। टोलेमी ने बोला था ना अर्थ सेंटर में और बाकी सब सन एंड प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। फिर उसको करेक्ट किया था आर्यभट्ट ने। श्री आर्यभट्ट ने बोला था नहीं नहीं, अर्थ सेंटर में नहीं है, सन है सेंटर में। तो हाँ, फिर कोपरनिकस ने बोला था कि यस सन इज इन द सेंटर, बाकी सब उसके आसपास सर्कुलर घूम रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी स्टोरियाँ देखी थी ना, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन यार, कौन राइट है कौन रॉन्ग है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो इन सब को ओवरकम करके फाइनली केपलर, जॉन केपलर एंट्री लिया और जॉन केपलर ने 3 लॉज अबाउट द प्लानिटरी मोशन दे दिया। ये 3 लॉज पढ़ेंगे तो हमारे अंदर जो भ्रम है कि कौन कहाँ घूम रहा है कौन कहाँ रुक रहा है, वो सारा भ्रम टूट जाएगा। ये 3 लॉज में अच्छा खासा नॉलेज कवर हो रहा है प्लानिटरी मोशन को लेके, है ना। तो द वेरी फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी बोलते हैं, ये पहला ही लॉ कोपरनिकस को करेक्ट कर रहा है। कोपरनिकस ने क्या बोला था कि सन सेंटर पे है और बाकी सारा प्लैनेट उसके अबाउट में सर्कुलर घूम रहा है, सर्कुलर रोटेट हो रहा है। नहीं, सन सेंटर पे वो बात सही है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लेकिन सर्कुलर कोई नहीं घूम रहा है, सब लोग एलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं। और एलिप्टिकल पाथ के तो 2 सेंटर होते हैं, तो 2 में से किसी एक सेंटर पे सन है। हाँ हाँ, ये हो गया फर्स्ट लॉ। ऐसे देख, ऐसे एलिप्टिकल पाथ पे सारे प्लैनेट और सब लोग घूम रहे हैं। यस, ये रहा सपोज अपना प्लैनेट। अच्छा, एलिप्टिकल पाथ के 2 सेंटर होते हैं। यस, इन 2 में से किसी एक सेंटर पे सन होना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया अपना सन। बस यही है केपलर का फर्स्ट लॉ, वेरी क्लियर। सॉरी, हाँ, केपलर का फर्स्ट लॉ सब कुछ क्लियर कर दिया कि कौन कैसे घूम रहा है। ठीक है, अब इसको लिखना भी तो पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? लिख सकते रे लॉ, कैसे लिखेंगे? ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग, रोटेटिंग, ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग, या तो फिर ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल पाथ। और एलिप्टिकल पाथ कैसा है? हैविंग सन एट वन ऑफ द 2 सेंटर्स। सेंटर को FOCI, फोसी भी बोल सकते हैं ना, पढ़ा है ना 10वीं में, फोकल पॉइंट सेंटर। हाँ, तो हो गया, इजी लगा मेरे को। तो क्या कि ऑल द प्लैनेट मूव इन एलिप्टिकल पाथ हैविंग सन situated at the one of 2 foci। हाँ, वेरी गुड। चलो, all the planets move in elliptical path having sun situated at one of 2 foci। यस, वेरी सिंपल ना। फर्स्ट लॉ आ गया दिमाग में, समझ में आया। अब देख, ये जो सन है इसके एकदम क्लोज, नज़दीक ये जो पॉइंट है, नियरर पॉइंट, इसको पेरीहेलियन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन पॉइंट, पेरीहेलियन पॉइंट। और जो सबसे दूर है सन, इस पूरे एलिप्टिकल पाथ में सन से सबसे दूर वाला पॉइंट इधर है ए, तो इसको बोलते हैं एपीहेलियन पॉइंट। तो ये भी अच्छा इंफॉर्मेशन है ना, तो लगा दो इधर। क्या लगाओगे? द पॉइंट विच इज नियरर टू द सन इज शोन बाय P इन द फिगर। या तो एक पॉइंट यहाँ पे लगा देना, हाँ, कि एलिप्टिकल पाथ
is shown in the figure. Elliptical path is shown in figure. फिर यहाँ पे बोल दे कि P is the nearer point to the sun. P is nearer to the sun, nearest point to the sun. So P is called perihelion point. Okay. Then what is A? A is the farthest point. Point to the sun. It is called एपीहेलियन. डन. इतना इंफॉर्मेशन काफी है. अब एक और देख, ये जो एक्सिस है ना, ये बड़ा है और यहाँ पे हम एक एक्सिस बनाए तो ये छोटा है, तो इसको बोलेंगे माइनर एक्सिस, और ये जो बड़ा है इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस. ठीक है. ये जो बड़ा एक्सिस है उसका टोटल लेंथ 2a ले सकते हैं, और ये जो छोटा एक्सिस है उसका टोटल लेंथ 2b ले सकते हैं. तो दे दे नाम, नॉट टू वरी, यहाँ पे कुछ भी mn. PA इज इक्वल्स टू मेजर एक्सिस एंड mn इज इक्वल्स टू माइनर एक्सिस. अच्छा, PA का लेंथ क्या है 2a, mn का क्या दिया अपन ने 2b. अब एक और चीज़ है, यहाँ पे मान ले अपना O है, तो OA ये कितना होगा 2a का हाफ, मतलब a होगा ना. यस. तो OA इज इक्वल्स टू a, इसको क्या बोलेंगे आधा मेजर एक्सिस. ये पूरा मेजर एक्सिस, ये आधा मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस. सेमी मेजर एक्सिस हो गया. अब यहाँ पे एक पॉइंट और काउंटर कर दे लास्ट, कि ये जो मॉडल है केपलर का, ये कोपरनिकस के सर्कुलर मॉडल से टोटली डिफरेंट है. तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है दोस्त, डिफरेंट फ्रॉम कोपरनिकस सर्कुलर मॉडल. हो गया अपना काम. ठीक है. तो केपलर का फर्स्ट लॉ हमको क्लियर हो गया, सारे कंफ्यूजन्स दूर हो गए. तेरा स्क्रीनशॉट चाहिए तू लेता जा स्क्रीनशॉट. हाँ, केपलर ने बोल दिया ना क्लियरली कि भाई देख, ना कोई सर्कल है ना कोई अर्थ बीच में, सब जाने दो. ध्यान रखो, दे ऑल मूव ऑन एलिप्स हैविंग सन एट द सेंटर. हाँ, क्लियर है. ओके. अब दोस्त मैं टोटल 3 क्वेश्चंस लूंगा. क्वेश्चन नंबर 2 में अपन फर्स्ट लॉ देख रहे हैं. अब क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड लॉ देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड लॉ देखेंगे. लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि ये आप देखो, मेरा जो एलिप्स बना है ना, प्रॉपर नहीं बना है. यहाँ पे देखो ज़्यादा है, यहाँ पे कम दिख रहा है, ये एरिया ज़्यादा है, ये कम है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एलिप्स प्रॉपर शेप में होना चाहिए ना. 4 क्वाड्रेंट जो होते हैं इसके 4 हिस्से, वो इक्वल होने चाहिए. तो मेरा प्रॉपर क्यों नहीं बना? मैंने टेक्निक से नहीं बनाया, मैंने ऐसे यूं करके यूं कर दिया, यूं, तो सही नहीं बना. तो यहाँ पे 2 मार्क्स का और क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू ड्रॉ एलिप्स. उसको क्लियर समझाओ प्रैक्टिकल से. तो मैं छोटा सा आपको प्रैक्टिकल करके हाउ टू ड्रॉ द एलिप्स समझाता हूँ. चलो आ जाओ बच्चा लोग. अब एक छोटा सा एक्टिविटी देखेंगे जिससे आप प्रॉपर एलिप्स ड्रॉ कर पाओ. सबसे पहले क्या करना है हमको, ये एक स्ट्रिंग लेना है, डोरी लिया, डोरी. फिर यहाँ पे 2 ये पिन लगाना है, पतला पिन होता है ना, यस, स्टिचिंग पिन. हाँ, ये पिन लगा दिया. अब विद द हेल्प ऑफ दिस पिन, इस डोरी को इस बोर्ड पे अपन पहले एक काम करो बिरे. ओके. अब पहले तो 2 पॉइंट डिसाइड करते हैं. ये रहा एक पॉइंट F1 और ये रहा दूसरा पॉइंट F2. ठीक है, 2 पॉइंट डिसाइड किया. अभी जो दूरी लिया था हमने, हाँ, ये दोनों पिन से यहाँ पे दूरी को स्टिच कर दो एकदम. टॉट नहीं, टॉट बाद में करेंगे, पहले स्टिच कर दो यूँ. हाँ, हो गया कंप्लीट. देख ले भी, ये रहा अपना दूरी.
ठीक है। अब इसको थोड़ा टाइट करना है, टाइट करना है ना, करते हैं। देख अभी तो दूरी ढीला डाला दिख रहा है। अब इसको एक काम करो, पेंसिल का टिप लो, पेंसिल होगा आपके पास, मेरे पास इतना मोटा पेन है, हाँ, पेंसिल का टिप लेके इसको यूँ खींचो, कहीं पर भी, यहाँ पर, इधर से खींच के रखो उसको, ठीक है। देख अब देख डोरी पूरा टाइट हो गया है, पहले देख डोरी ढीला था, पेंसिल से खींच के टाइट हो गया, हो गया। अब सिर्फ इस पेंसिल को आपको यूँ घुमाना है प्रॉपरली, बस प्रॉपरली घुमाओगे ना, अरे यार निकल गया, ठीक है, प्रॉपरली घुमाओगे ना यूँ, हाँ हाँ, दिखा, बन गया ना परफेक्ट एलिप्स। तो फिर अब डोरी को निकालो यहाँ से, ये गई डोरी, बोलो बन गया परफेक्ट एलिप्स। अब यहाँ से इसका मेजर एक्सिस हो गया ड्रॉ, हो गया ना कि नहीं हो गया। ये मेजर एक्सिस क्या होगा, 2a। फिर यहाँ पे मान लेते हैं अपना सन, यहाँ पे हो गया अपना प्लैनेट, ये हो गया पेरीहेलियन पॉइंट, ये हो गया एपीहेलियन पॉइंट। अब तू देख प्रॉपर शेप दिख रहा है, ये होता है एलिप्स। टेक्निक से ड्रॉ करने पे ऐसे बनता है, टेक्निक से ड्रॉ करते हैं ना तो ऐसे बनता है, बिना टेक्निक के वैसे बना था मेरा, समझ में आया। अब इस एक्टिविटी के बारे में मान ले 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तू क्या लिखेगा। तो एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन आता है तो लिखने का ना सबसे पहले कि डिसाइड 2 पॉइंट्स F1 एंड F2, सबसे पहले 2 पॉइंट बनाए थे मैंने, हाँ। फिर नाउ टेक अ स्ट्रिंग N with the help of pin, stitch it F1 and the other end of the string stitch it F2। हो गया, फिक्स कर दिया दोनों जगह पे, F1 पे फिक्स कर दिया एक एंड को, दूसरे एंड को F2 पे फिक्स कर दिया, हो गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड टॉट इट, स्ट्रेच एंड टॉट, खींचो और टाइट करो, हो गया। देन रोटेट द पेंसिल, ओके, द ड्राइंग विल कम आउट विल बी एलिप्स। तो इतना एक्टिविटी 5-7 पॉइंट में लिख सकते हो ना, हाँ, तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। पूछते हैं ऐसा छोटा मोटा एक्टिविटी, ठीक है। पक्का मजा आया ना, सीरियसली। चल दोस्त आ जा। बच्चा लोग आई होप एक्टिविटी एंजॉय किया आपने, मजा आया ना, खुद भी ट्राई कर रहे हो ना घर पे, ट्राई करना, ठीक है। चल अब अपना क्वेश्चन 3, उसमें केपलर का सेकंड लॉ लेते हैं हम। केपलर का सेकंड लॉ लंबा जाएगा, 15-20 मिनट तक चलेगा, मस्त दांसू है, तेरा सारा फंडा क्लियर कर दूंगा। इसमें मैथमेटिक्स भी बहुत तगड़ा है, अरे सब पढ़ाएंगे अपन, डोंट वरी, हाँ, कुछ भी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे। देख केपलर का सेकंड लॉ क्या था पता है, एरिया के बारे में था कि जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा। कैसे देख बताता हूँ, थोड़ा समझाता हूँ फिर लिखवाता हूँ। जैसे ये रहा अपना सन, सन, ठीक है, और यहाँ पे अपना प्लैनेट, ओके। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन को क्या बोल सकते हैं अपन, लाइन विच जॉइंस सन एंड प्लैनेट। सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन है ना ये, लाइन जॉइंस सन एंड प्लैनेट, ठीक है। सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली ये लाइन इक्वल टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। दिखाऊं ड्रॉ करके, देख जैसे प्लैनेट यहाँ पे, थोड़ी देर बाद प्लैनेट यहाँ पहुँच गया, प्लैनेट को तो घूमना है ना ऐसे, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब ये जो जॉइनिंग लाइन है वो इधर ड्रॉ होगा इस बार, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब इस लाइन ने कितना एरिया स्वीप किया, तो चल स्वीप एरिया ड्रॉ करते हैं। इतना जो पूरा शेडेड कर रहा हूँ वो पूरा एरिया स्वीप हुआ। द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन इज शोन बाय द ग्रीन कलर बाय सोहम सर। यस, ये ऐसा पॉइंट में लिखना नहीं है, हाँ यस, थोड़ा और शेडेड, ये ग्रीन दिख रहा है ना कैमरे में प्रॉपर। इतना एरिया स्वीप हुआ बाय द लाइन विच जॉइन सन एंड प्लैनेट, ठीक है। अब मान ले यहाँ पे टाइम लगा डेल्टा टी, ओके, और एरिया स्वाइप हुआ डेल्टा ए। अब किसी वक्त प्लैनेट आपका यहाँ पे है, नियरर पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे कहीं पे,
तो अब लाइन विच जॉइंट सन एंड प्लैनेट कैन बी ड्रॉन दिस वे, यस। अब ये थोड़ा फास्ट इधर आएगा, यस। ये एरिया देखो, तो इसको कुछ और अलग कलर से करते हैं। अरे ऐसे आवाज़ें आती है, पता है? तेरे को नहीं पता? सोहम सर के क्लास में तो बहुत आवाज़ें आती है। कभी भी तो गाना आता है, कभी कभी सीटियाँ बजती है। यस, ये हो गया शेडेड एरिया। इफ द टाइम इंटरवल इज सेम हियर देन द एरिया स्वेप विल बी सेम। ये है केपलर का सेकंड लॉ भैया, कि लाइन विच जॉइंस सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तुझे दिख रहा है कि छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, इक्वल ही होगा। हाँ, तो लिख दे, क्या लिखें? लाइन जॉइंस सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस, अब इसको लिखना पड़ेगा। कैमरामैन थोड़ा नीचे भी लिखूंगा तो आपका कैमरा यहां तक आना चाहिए। कवर कर रहा है यहां तक का? पक्का? तो ऊपर का दिख रहा है ग्रेविटेशन लिखा हुआ? ठीक है, ओके। चलो, ये कैमरामैन कंफ्यूज हो रहे हैं, तो चलो यहां पे लिख देते हैं अपना लॉ लिख देते हैं भैया। क्या लिखेंगे? लाइन जॉइंस सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हो गया, लॉ लिख दिया। बोल, कौन सी बड़ी बात है वे, कौन सा रटना होता है, ड्राइंग देख के सब समझ में आता है। हाँ, तो फिर अब दोस्त लिख दे एक और पॉइंट। क्या? दीज टू इक्वल एरियाज आर शोन इनटू द फिगर। दीज इक्वल एरियाज, थोड़ा पॉइंट भी लिखना पड़ेगा ना। दीज इक्वल एरियाज आर शोन इनटू फिगर। ठीक है, अब यहां पे एक और धांसू पॉइंट देता हूं तेरे को, रुक। धांसू पॉइंट देता हूं, यहां पे नहीं दूं, ऊपर देता हूं। चलो, अब जगह कम, मजा नहीं आएगा लिखने का। इधर फोकस हो रहा है कैमरा आपका? ठीक है, चलो धांसू पॉइंट देता हूं। देखो, केपलर ने ये जो लॉ बनाया था, इसके पीछे उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे? तो उसका ये ऑब्जर्वेशन था कि भी जब प्लैनेट सन से दूर होता है ना, तब वो स्लोली मूव करता है, ऐसे स्लो मूव करता है। लेकिन प्लैनेट जब सन के एकदम नियरर होता है ना, तब जूम फास्ट मूव करता है, ऐसे जूम। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जूम, और यहाँ पे स्लोली मूव करता है। इस ऑब्जर्वेशन पर से ही ये लॉ बनाया केपलर बाबा ने। हाँ, तो इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यार, लिखना बनता है। क्या लिखेंगे? प्लैनेट अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम द सन, है ना? चल, प्लैनेट अपीयर टू मूव स्लोअर। थोड़ा और आगे जाऊं लिखते लिखते, कैमरा कवर कर लो, थोड़ा घुमा दो, यहां तक से ही कवर करो ना स्क्रीन। हो रहा है? प्लैनेट अपीयर टू मूव स्लोअर व्हेन दे आर फार्दर फ्रॉम सन। देन, अब कंपेयर कर लो यहां पे, देन व्हेन दे आर नियरर टू द सन। व्हेन दे आर नियरर टू सन। लिखो, दिस ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन सेकेंड लॉ कम्स आउट। यस, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन second law came out। yes, इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिखना बनता है यार। अच्छा, एक और चीज बताऊं, ये जो एरियल लॉ है ना, एक्चुअली इसको हम
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी समझ सकते हैं। यस, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ ही प्रूव होगा। अभी मैं करवाऊंगा ना यहाँ पे मैथमेटिकल स्टेप्स। ये जो आपको बोल तो दिया कि इक्वल एरिया स्वाइप हो रहा है, अब ये एरिया मेजरमेंट करके भी दिखाना पड़ेगा ना। हाँ, तो करवाऊंगा ना अभी मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में तू देखेगा कि एक्चुअली हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की ही इफेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे बनता है दोस्त, बिल्कुल बनता है, क्या कि दिस लॉ ऑफ एरियाज कैन बी अंडरस्टूड बाय द consequences ऑफ conservation of angular momentum. Yes, this law of areas can be understood by the consequences of angular momentum conservation, angular मोमेंटम कंजर्वेशन। यस, एंड हाँ, जितने भी सेंट्रल फोर्सेज है ना जो सेंटर पे लगते हैं ऑब्जेक्ट के, उन सब के लिए ये लॉ वैलिड है। तुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि सेंट्रल फोर्स क्या है सर, एंगुलर मोमेंटम क्या है? शांति रख, 2 मिनट रुक जा, मुझे पॉइंट पूरा करने दे मेरा। हाँ, दिस इज वैलिड फॉर ऑल सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है? यहां पे फोर्स कहां दिख रहा है तुझे इस पूरे ड्राइंग में? बे कहां दिख रहा है फोर्स पूरे ड्राइंग में? देख तो जरा, देख देख, मुझे तो दिख रहा है सन लगा रहा है ना फोर्स, तभी तो ये प्लैनेट इस ट्रैक पे टिका हुआ है, वरना प्लैनेट इधर उधर नहीं भाग जाएगा, इधर उधर नहीं दौड़ जाएगा। सन ने पकड़ के रखा है ना ग्रेविटेशन फोर्स से सबको, इसलिए सब सन के आसपास ही घूम रहे हैं, जी हुजूर। हाँ, तो सन फोर्स लगा रहा है ना, अपने को दिख नहीं रहा है लेकिन लग तो रहा है। फोर्स नहीं होता तो ये प्लैनेट ऐसे लिमिटेड ट्रैक पे थोड़ी चलता है, तो निकल लेता इधर उधर कहीं भी, है ना। तो सन फोर्स लगा रहा है और एग्जैक्टली प्लैनेट के सेंटर पे लगा रहा है, और पुलिंग फोर्स उसको खींच के रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। हाँ, तो ये रहा सन, उसने इस प्लैनेट को खींच के रखा है अपनी तरफ, फोर्स इधर लग रहा है भैया, और ये फोर्स एग्जैक्टली है ना प्लैनेट के सेंटर पे लगता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और इस टाइप की जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं उन सब के लिए ये लॉ ट्रू है, ये लॉ वैलिड है। हाँ, अब समझा? ठीक है, अब इसका मैथमेटिक्स बताऊं, मुझे थोड़ा जगह चाहिए भैया, इसको मिटा दूं? चलो आ जाओ, यहाँ पे अब कैमरा फोकस करो पूरा यहाँ तक। मैथमेटिक्स बताऊं उससे पहले थोड़ा यहाँ पे अपना फंडा बताता हूँ। देख, सोहम्स फंडा। चल अब 2 मिनट के लिए थियरी को भूल जा, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है ना वो उसकी डिटेल सिखाता हूँ तुझे। देख, यहाँ पे अभी 2 टाइप के मोशन को कंपेयर करो। ये सब रफ वर्क है जो थियरी से रिलेटेड है, लेकिन थियरी में लेना नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ चैप्टर 5, 6, 7 में आप पढ़ चुके हो। लेकिन मेरी आदत है ना पूरा डीप में जाने का, तो एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ। देख, सबसे पहले तो न्यूटन का सेकंड लॉ पता है? अरे यार, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, पता है ना कि नहीं पता है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है डी पी बाई डी टी। याद कर, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। हाँ, अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? व्हेन एक्सटर्नल नेट फोर्स इज 0 मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, था ना? हाँ, क्या था? व्हेन नेट फोर्स इज 0 मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। यस, कैसे? तो 2 मिनट डेमो दे दूं तुझे कैसे। देख, ये फॉर्मूले में F की जगह 0 रख दिया, यहां तक कवर होगा ना भाई? कैमरा करना थोड़ा डाउन। हाँ, अब डेल्टा टी को इधर कर दे, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। डेल्टा पी मीन्स P2 माइनस P1, P1 को इधर डाल दे, तो ये क्या दिखा रहा है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इक्वली है, तो मोमेंटम कांस्टेंट तो रह गया। तो जब फोर्स को 0 लेंगे तो मोमेंटम कांस्टेंट आएगा ही आएगा। या फिर ऐसे भी कर सकता है, तो इसको अपने तरीके से 0 इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। डी पी बाई डी टी क्या है?
डिफरेंशिएशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0 शोइंग हियर। यहाँ पे सुन, शायद तुझे लग सकता है कि बहुत हाई डोज हो रहा है, तो तू वीडियो 2-3 मिनट आगे निकल जा, वहां सीधा टू द पॉइंट थियरी पे बात की है। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने को ये तो पता है कि ये 3 क्या है, कांस्टेंट। जैसे 3 लिख दिया कहीं तो वो क्या होता है, कांस्टेंट। लेकिन 3 का डेरिवेशन करो आप d/dx तो क्या होता है 0। डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन रे, मुझे शॉर्ट में बोलने की आदत है। हाँ, d3/dx 0 होगा, क्यों? क्योंकि 3 कांस्टेंट था। तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन 0 है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे p का डिफरेंशिएशन दिख रहा है मुझे तो 0, p का डिफरेंशिएशन 0 दिख रहा है, तो p कैसा हो गया अपना, कांस्टेंट। तो 2 तरीके से तुझे प्रूव करवाया ये कि p कांस्टेंट क्यों रहता है जब फोर्स 0 होता है। तो ये रहा उसका मैथमेटिक्स, है ना। अब ये सेम मैथमेटिक्स रोटेशनल मोशन में भी अप्लाई होगा। यस दोस्त, ये लीनियर मोशन का मामला है। अब हम रोटेशनल पे जाएंगे। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह कौन होता है? चैप्टर 7 तो पढ़ा है ना। मान ले नहीं पढ़ा है तो डायरेक्ट वीडियो देखने आ गया तो मैं समझा देता हूं। जैसे ऑब्जेक्ट को लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करना है तो फोर्स चाहिए। बिना फोर्स के तिनका भी नहीं हिल सकता। हाँ, तो लीनियर मोशन में जैसे फोर्स जो रोल प्ले करता है ना, वही रोल टॉर्क प्ले करता है रोटेशनल मोशन में, घूमने वाले मोशन में। यहाँ तो प्लैनेट का रोटेशनल मोशन ही हो रहा है ना, मतलब घूम रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है पता है तेरे को? ओ भाई, जैसे ये क्या था, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलते हैं? अब तक तो सिर्फ मोमेंटम बोलता था, लेकिन अब कंपैरिजन आ गया ना तो पूरा नाम बोलना पड़ेगा, लीनियर मोमेंटम। और इसका फॉर्मूला होता है p = mv। वैसे ही रोटेशनल मामलों में लीनियर मोमेंटम नहीं होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, विच इज डिनोटेड बाय l। हाँ, ऐसे समझा। तो लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता था, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन करता है? टॉर्क। लीनियर मामलों में जो काम, जो जहां लीनियर मोमेंटम था, रोटेशनल मामलों में वहां पे अपन ने क्या ले लिया? एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर मोमेंटम। जैसे इसका फॉर्मूला है ना p = mv, इसका भी फॉर्मूला है। बताऊं? बताता हूं, पहले ये देख। यही सेकंड लॉ यहां पे भी लगेगा। फोर्स 0 तो p कांस्टेंट, वैसे ही टॉर्क 0 तो l कांस्टेंट। टॉर्क 0 तो l कांस्टेंट। यस, ये याद रखियो, डायलॉग काम आया ना अभी थोड़ी देर में। ठीक है दोस्त, चल अब मुझे तुझे और 2 नए फॉर्मूले देने। एक तो टॉर्क का देना है, तो टॉर्क = RF साइन, और एक इसका देना है L = RP साइन। ये 2 फॉर्मूले और हैं। टॉर्क = RF साइन और L = RP साइन। अब RP क्या होता है पता है तेरे को? ये डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, और ये मोमेंटम। बताता हूँ देख। जैसे ये कोई सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे देख ले, सर्कुलर मोशन है, तो सेंटर से R तो इधर होगा इस डायरेक्शन में, और P कहाँ होगा? P = mv। V के डायरेक्शन में P होगा, और V कहाँ होता है? टेंजेंशियल। तो P भी कहाँ होगा? टेंजेंशियल। तो P यहाँ से यूं ड्रॉ होगा, तो तू देख ले R और P के बीच का एंगल 90 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? RP sin 90 मीन्स 1, और P मीन्स क्या ले लेगा? mv। तो Rmv, ये हो गया L का फॉर्मूला जो अभी तुझे चाहिए होगा यहाँ पे। क्लियर? ओके। अब ये क्या झंझट है? RF sin थीटा करते देख। ये ड्राइंग दिख रहा है कैमरामैन? पक्का? R और F के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे? तो देख, तूने R और P तो इजीली ड्रॉ कर दिया, क्योंकि P V के डायरेक्शन में होता है और V खुद टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, तो अपन ने P ड्रॉ कर दिया, इजी था। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पे फोर्स सेंट्रल फोर्स है। फोर्स कैसे है? सेंट्रल। तो ये सन इस प्लैनेट को खींच रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन इसका पोजीशन वेक्टर तो इधर जाएगा ना, R तो सेंटर से दूर जाएगा ना। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर तो ऐसे ही ड्रॉ होगा ना, सेंटर से अवे। हाँ, तो अब गौर से देख, F और R दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा बनता है 180 डिग्री R और F के बीच का। R और F के बीच का एंगल क्या बनता है? 180 डिग्री।
तो आर एफ साइन 180 तो हो गया टॉर्क 0। यस, अब मैं तुझे ये पढ़ाना चाह रहा हूं कब से भैया कि सन और प्लैनेट के मामले में फोर्स सेंट्रल होने की वजह से एंगल 180 हो जाता है और टॉर्क 0 हो जाता है। और टॉर्क 0 हो जाता है ना तो एल कांस्टेंट रहेगा इस प्लैनेट का। हाँ, प्लैनेट का एल कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अब प्लैनेट का एल कांस्टेंट है मतलब एल का कंजर्वेशन हो रहा है। तो वही तो बोला था इधर कि दिस लॉ कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंसिक्वेंसेस ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम मतलब होता है अपना एल। समझा? इस एक छोटे से पॉइंट को प्रूव करने के लिए मैंने पूरी यहाँ पे लाइन लगा दी फॉर्मूलों की और आइडियाज की। ऐसे पढ़ते हैं फिजिक्स। मैं तो कभी सीधा डायलॉग रट के नहीं जाता, वो जो डायलॉग लिखा है उसके पीछे का अंदर का स्टोरी क्या है वो पूरा पकड़ में आना चाहिए। मुझे एक बार स्क्रीन देखना है, स्क्रीन कैसा लग रहा है। बच्चा लोग, अब ये कुछ भी थियरी में नहीं लिखना है आपको, ये सिर्फ आपका फंडा क्लियर करने के लिखा है। अब थियरी को आगे कंटिन्यू करते हैं ना। चलो, तो थियरी में अब इंट्रोडक्शन लिखते हैं प्लैनेट का कि भाई सपोज प्लैनेट का मास m है, उसका वेलोसिटी v है। लिखो मास ऑफ प्लैनेट, चालू कर दो स्टोरी। मास ऑफ प्लैनेट इज m, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज v, लीनियर मोमेंटम इज p, p इज इक्वल टू mv। ये सब तो लिखना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है। अब देख, अब वो वाला डायलॉग लिख दे। क्या? ये सारा का निचोड़ एक ही लाइन में लिख दे कि फोर्स ऑन लाइन ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स का लाइन है, लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ प्लैनेट, सो टॉर्क विल बिकम 0। डायरेक्ट लिखना, ये सब समझा है ना, यहां पे लिखना डायरेक्ट है। हियर line of action of force passing through center of planet, so torque is equals to RF sin 180, so torque is 0, that's why L is constant। L means angular momentum। yes, इतना लिख रहे हैं, L इज कांस्टेंट। हो गया प्रूव। अब हमको सीधा एरिया पे फोकस करना है। चलो इसका एरिया फाइंड कर ले। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो मेरे को मिटाना पड़ेगा क्योंकि अब जगह नहीं मिलेगा फिर पढ़ाने का। बोर्ड का लिमिट इतना ही है। हो गया ना तेरा स्क्रीनशॉट? चल 1 2 एंड 3। आजा भैया आजा। मजा आता है ऐसी थियरी पढ़ाने का, आराम से समझा के छोटी छोटी चीज़ों पर डिस्कस कर करके आगे जाओ, मजा तो आएगा। चल अब यहाँ पे बैठ के पढ़ाएंगे मजे से। चलो आ जाओ। अब एरिया फाइंड कर लेते। चलो, तो ये था सन का S, ये P और इसको बोल दो P डैश। यस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल SPP डैश, तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, यही होता है। अच्छा, बेस क्या दिख रहा है, एल्टीट्यूड क्या दिख रहा है? ही हा। ना तो बेस दिख रहा है ना एल्टीट्यूड दिख रहा है सर, क्योंकि मेरे को तो ट्रायंगल ही नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। ये तो ट्रायंगल तो ऐसे होता है, देखो ऐसे होता है सर, जबकि ये तो हमको ऐसा दिख रहा है, यूं ऐसे दिख रहा है। कौन टाइप दिख रहा है? ए भाई ये ट्रायंगल ही है, मान लेना। गरीब इंसान की बात मान लेना, ट्रायंगल ही है। क्यों? ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और ये टाइम इंटरवल इतना कम है कि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। दिख रहा है आपको आर्क जैसा कर्व, लेकिन ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, टाइम इंटरवल बहुत कम है। देख, ये एक्चुअल ड्राइंग ऐसा है। देख, यहाँ पे सन है मान ले, ये लाइन इधर है, ये वाला लाइन इधर है। अब तुझे दिखेगा ये कर्व स्ट्रेट ही दिखेगा ना, है कि नहीं? हाँ। तो इतना सा आइडिया लिखना है सिर्फ तेरे को, क्या कि डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सो पी पी डैश इज स्ट्रेट। बस ठीक है, चला जा। तो बेस में ले लेंगे पी पी डैश और एल्टीट्यूड में क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस r। ठीक है दोस्त। अब पी पी डैश मतलब डिस्टेंस ना ट्रैवल बाय द प्लैनेट। तो प्लैनेट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हो तो गया भैया, ये आ गया डेल्टा ए। नाउ इस डेल्टा टी को नीचे ले ले,
हाफ वी आर। अब इसमें कहीं ना कहीं एल का कंसिक्वेंस दिखना चाहिए था। एल इज इक्व टू एम बी आर, अभी तो बताया था, यहाँ पे एम से मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड लिख दो, मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय एम, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। चल एक काम कर, इधर ही है ना ऊपर नीचे एम एम दे दे, इसका काम हो जाना है। एम एम, ये पूरा टर्म क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम एल। हाँ ये बन गया एल, आ गया ले। क्यों, ये एल तो कांस्टेंट है, अभी अपनी बात हो गई, एल कांस्टेंट है और प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट रहना है, दो भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज कांस्टेंट। मैथमेटिक्स थोड़ा भगाया सर ने, दौड़ाया नहीं रे। अब एरिया का फॉर्मूला, इसमें क्या 4 दिन निकालू पढ़ाते पढ़ाते, तो फिर बोला था जो कंफ्यूजन था कि वहां पे स्ट्रेट है, कर्व नहीं है, बस हो गया कंफ्यूजन सॉल्व। तो फिर ये एरिया पर यूनिट टाइम कांस्टेंट आया ना, तो मतलब कि यूनिट टाइम में सिर्फ एरिया नहीं बदलेगा, इक्वल रहेगा, हो गया प्रूफ। अच्छा, इसको एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, चल दोस्त, अब तेरा तगड़ा सा स्क्रीनशॉट बनता है यहाँ पे, ले ले स्क्रीनशॉट बिना घबराए। चल 1 2 एंड 3। बच्चा लोग थर्ड लॉ, अब थोड़ा फास्ट भागेगी गाड़ी। थर्ड लॉ क्या है, ये जो, अरे यार ये रहा अपना सपोज एलिप्स है ना, हाँ यहाँ पे सन है, तो एलिप्स को कंप्लीट, जैसे प्लैनेट यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ तक वापस आ रहा है, उसके लिए जो टोटल टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं ना, पीरियडिक टाइम या टाइम पीरियड, टू कंप्लीट अ रोटेशन, टू कंप्लीट अ सर्कल, टू कंप्लीट अ ऑसिलेशन, टू कंप्लीट अ साइकिल, टू कंप्लीट अ रिवॉल्यूशन। बोल कितना बोलूँ और बोलूँ कुछ, तो फिर यार ये टाइम पीरियड है, मतलब प्लैनेट को एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, तो बताता हूँ। ये क्या है, मेजर एक्सिस, आज के लेक्चर में अपन ने सीखा है, दिस इज योर मेजर एक्सिस। और यहाँ से ये क्या है, ये है सेमी मेजर एक्सिस, यस सेमी मेजर एक्सिस। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन केपलर बाबा ने दिया था, क्या, इसका स्क्वायर और इसका क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये रिलेशन दिया था। अब इसको लिखना कैसे, पहले इसको पढ़ेगा कैसे, इसको क्या पढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ, क्या पढ़ते हैं इसको, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, है ना। हाँ, फिर ये क्या है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ले हो गया लॉ, खत्म बात। ठीक है, अब देख इसमें थोड़ा सा और कुछ है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, उसको कोशिएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोशिएंट। हाँ ठीक है, अभी जो टाइम पीरियड होता है इसका यूनिट ईयर होता है, क्या होता है, ईयर। और ये जो ए होता है ये 10⁻10 मीटर की रेंज का होता है, और ये जो कोशिएंट होता है ना वो 10⁻−34 की रेंज का होता है। सच्ची बोल रहा हूँ, -34 होता है, +-34, और इसका यूनिट क्या आएगा, ईयर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। अरे यार तू क्वोशेंट लिखेगा तो टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब लिखेगा ना, ये ईयर का स्क्वायर और ये मीटर का क्यूब हो गया ना। ये हल्का सा इन्फॉर्मेशन है इसलिए दिया कि 2 मार्क्स में ये पूछेगा तो सिर्फ इतना लॉ लिखेगा तो कैसे चलेगा, थोड़ा और भी लिख दिया एक्स्ट्रा। मेरे को इजी लगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको पसंद आया लेक्चर, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो अपना। ये थोड़ा फास्ट गए ना, क्योंकि सेकंड लॉ में बहुत मेहनत कर लिया, बहुत टाइम बिगाड़ लिया, फिर बहुत स्लो, मजा नहीं आता। यू लाइक द वीडियो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेल एवरीवन। सोम सर ने केपलर पढ़ा दिया है, आप भी सीख लो घर पे, ठीक है। और आराध्य का ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से। हाँ चल दोस्त, बाय।